नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। यूपी में आज से शुरू होगा विधानसभा का विशेष सत्र। नए नियमों के तहत संचालित किया जाएगा सत्र। कई मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खोया आपा भरी सभा में बोले, चुप हो जाओ नहीं तो बाहर निकलो। पंजाब में भी मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत। आज सीएम भगवंत मान और केजरीवाल यात्रा ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। ओडिशा दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा में बोईता बंदना समारोह में होंगी शामिल। टनल में ड्रिलिंग वाली जगह आया पानी। पीएम के प्रमुख सचिव पहुंच रहे हैं उत्तरकाशी। आज है कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान। गंगा में स्नान करने के लिए उमड़े श्रद्धालु। हरिद्वार में लगा भक्तों का तांता। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या बरकरार। ठंड भी दिखा रही है तेवर। आज हल्की वर्षा के आसार। महाराष्ट्र, राजस्थान समेत कई राज्यों में तेज हवाओं और ओलावृष्टि के साथ होगी बारिश। आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। हमास की गोलीबारी में घायल इजरायली सैनिक की बचाई जान। इरिट्रिया के नागरिक को नेतन्याहू सरकार ने दिया सम्मान। कॉप की 28वीं बैठक में शामिल नहीं होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन। दुबई में होना है आयोजन। भारतीयों की मौजूदगी वाले इजरायली जहाज पर हमला। हूती विद्रोहियों पर गहराया शक। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी सहित कुल 17 बंधकों की रिहाई पर दी प्रतिक्रिया। बोले, सभी की घर वापसी तक नहीं लेंगे चैन की सांस। इजराइल ने हमास के 17 बंधकों के बदले रिहा किए 39 फिलिस्तीनी कैदी। सभी पर है आतंकी होने का आरोप। थाईलैंड, श्रीलंका के बाद अब मलेशिया में भारतीयों की वीजा एंट्री फ्री। 1 दिसंबर से मिलेगी सुविधा। छोटी कंपनियों पर नकेल। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और हुआ मजबूत। एफपीआई ने रोकी बिकवाली। नवंबर में अब तक 378.2 करोड़ रुपए का किया निवेश। 10 सबसे मूल्यवान कंपनियों में 4 कंपनियों का संयुक्त एम कैप बढ़कर हुआ 65,671.35 करोड़। रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप गैनर। ट्विन टावर की तरह जमींदोज हो सकते हैं सेंटेस। पाराडीसो के टावर ऑडिट में हो चुके हैं असुरक्षित घोषित। या ठिकाणी उभे केले, परंतु या अति ये 2 तस्वीरें देखी। इनमें से एक तस्वीर साल 2019 की और एक बीते दिनों यानी 26 नवंबर की। दोनों तस्वीर में कुछ एक जैसा है तो वो है शरद पवार का जोश। 83 साल के एनसीपी चीफ शरद पवार को यूं बारिश में भीगकर जनसभा को संबोधित करते हुए देख हर कोई हैरान है। जिसके बाद से हर कोई उनके स्पीच की तुलना साल 2019 के उस भाषण से कर रहे हैं जब सीनियर पवार ने कुछ इसी तरह की बारिश में भीगते हुए पूरे जोश के साथ जनसभा को संबोधित किया था। जिसके बाद विधानसभा के चुनाव में पार्टी को बड़ा फायदा मिला था। आप भी देखिए ये दोनों तस्वीरें। या ठिकाणी उभे केले, परंतु या अति दरअसल रविवार को नवी मुंबई में शरद पवार की गुट वाली एनसीपी की ओर से महिला स्वयं सहायता समूह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस आयोजन में बेमौसम बारिश देखने को मिली। शरद पवार के आते ही बारिश शुरू हो गई। सामने भारी भीड़ होने के कारण पवार ने इस कार्यक्रम को रद्द न करते हुए इसे जारी रखने का सुझाव दिया। बारिश की स्थिति को देखते हुए पवार ने सीधे मुख्य कार्यक्रम की शुरुआत की और भारी बारिश में ही कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। या ठिकाणी उभे केले, परंतु या अति जैसे इन्होंने भाषण शुरू किया हल्की बारिश होने लगी। हालांकि अगले महीने 83 साल के होने जा रहे दिग्गज नेता पवार डटे रहे और बारिश के बीच जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज बारिश के कारण यह हमारी योजनाएं बाधित हो गई है, लेकिन हम वो लोग हैं जो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। हमें भविष्य में भी अपना संघर्ष जारी रखने की जरूरत है। उधर कार्यक्रम में बारिश में भीगे एनसीपी प्रमुख की तस्वीरें और वीडियो जल्द ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिन्हें देखकर उनके समर्थकों को 4 साल पहले का उनका संबोधन याद आ गया। गौरतलब है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से 3 दिन पहले
18 अक्टूबर 2019 को पवार लोकसभा उपचुनाव के लिए एनसीपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार के लिए सतारा में थे। इस दौरान उन्होंने भारी बारिश में भीगते हुए भाषण दिया था। इस चुनाव में उनकी पार्टी को 54 सीट पर जीत मिली थी, जो 2014 की तुलना में 13 ज्यादा थी। तस्वीरें चंडीगढ़ बॉर्डर की हैं, जहां पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान डेरा डालने पहुंच रहे हैं। फसलों के एमएसपी जैसी अपनी अन्य मांगों को पूरा करवाने के लिए किसान 3 दिन का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये प्रदर्शन 28 नवंबर तक चलेगा। पंजाब के किसानों ने मोहाली में डेरा जमाया है, तो वहीं हरियाणा के किसानों ने पंचकुला को ठिकाना बनाया है। यहाँ से किसान चंडीगढ़ में एंट्री ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसान संगठन पूरी तैयारी के साथ पहुंचे हैं। वो अपने साथ राशन पानी तक लाए हैं। किसानों के इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन से निपटने के लिए चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय किसान यूनियन लखोवाल ने राज्य और केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। किसानों का ये भी कहना है कि जरूरत पड़ने पर वो लंबे समय तक डटे रहेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अभी से ही सभी पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस लगातार बीजेपी को हर मोड़ पर मात दे रही है। इसी बीच उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कांग्रेस से दफ्तर छीन लिया गया है। विधानसभा सचिवालय ने कांग्रेस से उसका यूपी विधानमंडल के भीतर उनका ऑफिस छीन गया है। कहा गया है कि ये कार्रवाई विधानसभा में पार्टी की संख्या बल में कमी होने के चलते की गई है। कांग्रेस के साथ ही बीएसपी का भी दफ्तर उससे वापस ले लिया गया है। विधानसभा में बसपा और कांग्रेस के कार्यालय लंबे अरसे से आवंटित थे और बसपा और कांग्रेस के कार्यालय वापस ले लिए गए हैं। विधानसभा सदस्य नियमावली 1987 की धारा 157(2) ये कहती है कि ऐसे दल जिनकी सदस्य संख्या 25 या उससे अधिक है, उन्हें सचिवालय द्वारा कक्ष, चरप राशि, टेलीफोन आदि उन शर्तों के साथ दिए जा सकते हैं जैसे विधानसभा सभा अध्यक्ष निर्धारित करे। नियमावली के मुताबिक 25 से कम सदस्यों वाले दल को कक्ष आदि सुविधा का अधिकार नहीं है। वैसे कांग्रेस और बीएसपी दोनों के पास 2017 से ही ये संख्या नहीं थी, लेकिन दोनों ही दल यूपी में मजबूत स्थिति में हैं और पूरे राज्य में इनका आधार है। ऐसे में विधानसभा सचिवालय से हुई कार्रवाई पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हमास और इजराइल के बीच फिलहाल युद्ध विराम की स्थिति है। इस दौरान हमास उन लोगों को भी छोड़ रहा है जिन्हें उसने बंधक बनाया था। इस बीच इजिप्ट को एक लिस्ट मिली है जिसके मुताबिक 26 नवंबर यानी रविवार को 13 इजरायलियों और 39 फिलिस्तीनियों को छोड़ने की बात कही गई थी। इजिप्ट की सरकारी सूचना सेवा SIS के प्रमुख दिया राशवान ने बीते दिनों बयान में इस बात की पुष्टि की थी कि इन लोगों को रविवार को रिहा किया जाना है। इस बयान में कहा गया कि संघर्ष विराम बिना किसी बाधा के आगे बढ़ रहा है। साथ ही ये भी जानकारी दी गई कि रविवार को इजिप्ट से गाजा के लिए 120 सहायता जहाजों ने सीमा पार की है। इसमें 2 ईंधन ट्रक और खाना पकाने के लिए गैस के 2 ट्रक शामिल है। गौरतलब है कि अभी तक हमास ने कई बंधकों को छोड़ दिया है। इससे पहले इजराइल के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत हमास ने 13 इजरायली और 4 विदेशी बंधकों को रिहा किया था। हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों और इजराइल में फिलिस्तीनी कैदियों की अदला बदली के तीसरे दौर के तहत इन बंधकों को 26 नवंबर को रिहा किया गया। रेड क्रॉस के प्रतिनिधियों ने रिहा किए गए बंधकों को इजिप्ट पहुंचाने या फिर सीधे इजराइल पहुंचाने का काम किया। इस बीच हमास ने इजराइल पर युद्ध विराम समझौते की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए बंधकों की रिहाई कई घंटों तक टाले भी रखी, जिसके कारण तनावपूर्ण गतिरोध भी पैदा हुआ। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयासों ने इस गतिरोध का अंततः दूर कर दिया। हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर को अप्रत्याशित हमला कर करीब 240 लोगों को बंधक बना लिया था, जिसके बाद इजराइल ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गाजा पट्टी पर हमला किया। इजराइल और हमास के बीच 4 दिन के युद्ध विराम के दौरान कुल 50 बंधकों और 150 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाना है। यमन के अदन बंदरगाह के नजदीक इजरायली कारोबारी के स्वामित्व वाला टैंकर हमलावरों ने कब्जे में ले लिया। अभी तक किसी ने भी इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन माना जा रहा है कि इजरायल विरोधी हूती विद्रोहियों का यह कृत्य है। आपको बता दें कि जिस जहाज पर कब्जा हुआ है उसका नाम सेंट्रल पार्क है और उसे जोडैक नाम की कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा था। इस टैंकर में फास्फोरिक एसिड भरा हुआ है। कंपनी ने कहा है कि उसकी प्राथमिकता जहाज में मौजूद 22 कर्मचारियों की सुरक्षा की है। इन कर्मचारियों में भारतीय, रूसी, बुल्गारियाई, वियतनामी और कई अन्य देशों के नागरिक हैं।
गौरतलब है कि अदन पर यमन की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सरकार से संबंध बलों और यमन के ईरानी समर्थित हूती विद्रोहियों से लड़ने वाले सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन का कब्जा है। वहीं शुक्रवार को एक ईरानी ड्रोन ने हिंद महासागर में इजरायली स्वामित्व वाले वाणिज्यिक जहाज पर हमला किया। CMA CGM सिमी कंटेनर जहाज पर हमला हूती विद्रोहियों द्वारा लाल सागर में इजराइल से जुड़े जहाज को अपहरण करने के एक हफ्ते बाद हुआ। 19 नवंबर को इजरायल रक्षा बलों ने पुष्टि की कि हूती विद्रोहियों ने बामन ध्वांकित गैलेक्सी लीडर वाहक का अपहरण कर लिया। उन्होंने इसे बहुत गंभीर घटना कहा। वहीं इस पूरे मामले पर सेना का कहना है कि जहाज भारत के लिए तुर्की से रवाना हुआ, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों के नागरिक शामिल थे। इसमें इजरायली शामिल नहीं थे। यह इजरायली जहाज नहीं है। गैलेक्सी लीडर एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा पंजीकृत है, जिसका आंशिक स्वामित्व इजरायली टाइकून अब्राहम उंगर के पास है। वहीं यरूशलेम में प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि यह ईरानी आतंकवाद का एक और कृत्य है और वैश्विक शिपिंग लेन की सुरक्षा के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय परिणामों के साथ स्वतंत्र दुनिया के नागरिकों के खिलाफ ईरान की आक्रामकता में एक छलांग है। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।